पहले रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करी जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स पहले चर्चा में, और उसमें सबसे पहले तो रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ। एक काम करा जाए, बहती साहब डीएलएफ आप टटोल के रखो, और गौरांग सर आपके पास तो कह रहा आऊंगा ही आऊंगा आज के एफएनओ स्टॉक्स पे। हर्षदा नंबर्स कैसे लग रहा है? डीएलएफ का परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष। हालांकि इस बारी जो बुकिंग्स है उनमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, लेकिन उन नंबर्स पर आएंगे। आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ है। रेवेन्यू इनका करीब 47% बढ़कर आया, प्रॉफिट में 62% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एबिटा 89% ग्रो होता हुआ, तो मार्जिन अच्छे खासे बढ़े हैं, 27% से बढ़कर ये 35% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। एक ही दिक्कत है कि अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे तो Q4 में, क्योंकि प्रीवियस हाई बेस था, बुकिंग एवरेज से कम आई है और 1462 करोड़ के आसपास आती हुई। हालांकि मॉर्गन स्टैनली एक इक्वल वेट का कॉल दे रहा है, 900 का टारगेट है यहाँ पर। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, पर बस दिक्कत ये है कि पिछली कुछ बार के सामने इस बार बुकिंग्स कमजोर हैं, पर FY25 का आउटलुक बढ़िया ही है। गौरांग सर, पहले डीएलएफ पे आपसे चर्चा, खैर पता था नंबर्स अच्छे रहेंगे, प्रोजेक्ट बिकने आता नहीं, हाथों हाथ ले लिया जाता है, दिल्ली में इस तरह के जलवे चल रहे हैं। ये मुंबई के रियल एस्टेट प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे गौरांग सर? कौन बता रहा है आपको बढ़ नहीं रहे मेरे भाई? नहीं बढ़ रहे काफी। हैं, कहा है 2-3 साल से कुछ बढ़े ही नहीं है प्राइसेस। नहीं नहीं, दोनों तरफ बढ़ रहे हैं आशीष। हाँ, रेंटल प्रॉपर्टीज की भी ऊपर जा रही है और आउटराइट जो परचेस होती है हाँ। उसकी भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इन्वेंट्रीज बिफोर बनने से पहले इन्वेंट्रीज बिक जाती है आशीष, इस प्रकार का तो माहौल है मुंबई में और खास करके दिल्ली एनसीआर रीजन में। देखिए, ठीक है, जो बढ़ नहीं रहे मूल्यांकन गौरांग पर सर। है अच्छा, पहले, हाँ डीएलएफ का, हाँ सॉरी, कम अगेन। डीएलएफ पर हम बात कर रहे थे, तो डीएलएफ पर पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे और हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत सुस्त हो सकता है स्टॉक आने वाले कुछ तिमाहियों तक। तो मुनाफा वसूली या कम करने की राय दी है डीएलएफ पर। और हमें लग रहा है कि थोड़ा सीमित दायरा हो सकता है ऊपर की तरफ कुछ रियल एस्टेट कंपनियों में। अब सब पॉजिटिव प्राइस्ड इन है, अब वो प्री बुकिंग के आंकड़े गड़बड़ा गए तो हो सकता है दिक्कत में आ जाए स्टॉक। भाई साहब, लग रहा है क्या चार्ट्स को देखकर? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं मंथली और वीकली में बोलूँ तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट डेली में जरूर प्रेशर है और पिछले 6-7 दिनों की अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने मिली है। लेकिन एक अहम क्लस्टर जो कि 830 वही जोन पे वापस आ चुका है, जो कि 14 मार्च और वापस 19 अप्रैल को भी यही इसी जोन से आगे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया था। तो हमें लग रहा है कि इसमें आज शॉर्ट कवरिंग एक देखने को मिल सकती है और शायद ये वापस 850 और 860 तक के लेवल्स स्ट्रेच कर सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन 845 845 के ऊपर ही पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 835 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, ये है डीएलएफ रियल एस्टेट दिग्गज। वैसे ध्यान रखिएगा, आज ओबरॉय रियल्टी के भी रिजल्ट्स आने हैं, तो मुंबई की तस्वीर क्लियर होगी। खैर, ओबरॉय रियल्टी का बोर्ड फंड रेजिंग पे भी विचार करने वाला है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। पर रियल एस्टेट एज स्पेस रडार पे और डीएलएफ के नंबर्स पे रिएक्शन अवेटेड। दूसरा वायदा का नंबर था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। मानस, चार्ट आप देखिए। हर्षदा, जेएसपीएल के नंबर अब तो जेएसपीएल के केस में प्रॉफिट और मार्जिन्स थोड़े से मिस है, बाकी नंबर्स में अच्छा खासा इजाफा है। मुनाफा आया करीब 933 करोड़ पर, 2 गुना बड़ा जरूर है, लेकिन 1000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। रेवेन्यू फ्लैट आपको दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद से काफ़ी बेहतर वो फिगर देखने को मिल रहा है। अब एबिटा के नंबर्स और साथ ही साथ मार्जिन की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जहाँ पर एबिटा में 12% तक की ग्रोथ है, उम्मीद से बेहतर है फिगर। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन इन्फ्लेट होकर 20% के ऊपर निकलेंगे, 18% पर ही ये सीमित रह गए हैं। हालांकि एबिटा पर टन अगर आप गौर करें, यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिली है। जो एक्सपेक्टेड एबिटा पर टन था वो 12,128 रुपीज़ पर टन था, 12,443 रुपीज़ पर टन दरअसल कंपनी ने एबिटा पर टन डिलीवर किया है, उस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। सीएलएस से अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है और मॉर्गन स्टैनली भी अंडर वेट है। सीएलए से 940 का टारगेट दे रहा है, तो 655 पर मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है। सीएलए से तो जहां खड़ा है स्टॉक उसी की बात कर रहे हैं, 940 की। मॉर्गन स्टैनली 655, यानी कि दबाव शायद बढ़ता हुआ नजर आया। डल से साउंड कर रहे हो? गड़बड़ हो गई, मैं ऐसे नेक और शोल्डर थोड़ा सा आज लो, ये फ्रीज हो गया है। डस्ट स्टॉर्म से हुआ क्या? नहीं। अच्छा। तो जेएसपीएल
मामला गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। और नंबर्स में जो पॉजिटिव किकर मिला वॉल्यूम से मिला। एक ब्रोकरेज कहती है दोनों अंडरवेट और कमजोरी की बात कर रहे हैं। एक कह रहा है फेरस नेम्स में सबसे अच्छा प्लेस्ड है ये स्टॉक, दूसरा कह रहा है अंडरवेट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव दिखते हैं। गुरांग से जेएसपीएल चला तो काफी है, सारा मेटल स्पेस गजब मूव दिखाया है। 940 पे आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? तो कवरेज है यहाँ पर, लेकिन इस स्तर पर अगर आप नई खरीदारी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। अगर आपका पुराना निवेश है तो आप निश्चिंत होकर के बने रहते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि पूरे धातु क्षेत्र में हमने ऊपर का रुझान देखा है और वो एक सकारात्मक बात है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद इस प्रकार के ऊपर की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत आती है चाइना से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के, और कमोडिटी बाजार में जो दाम होते हैं फेरस नॉन फेरस उसको लेकर के। तो अगर बहुत बड़ा परिवर्तन हमें शेयर के दामों में देखना है तो जायज होगा कि नतीजे यहाँ से थोड़े बहुत और सकारात्मक आए। ओह, चलिए। अच्छा मानस, जेएसपीएल चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट्स पे तो कहीं पर कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है। वीकली और डेली चार्ट्स दोनों अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 890 रुपए का। अगर उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए, क्योंकि उस केस में करेक्शन डीप हो सकता है। फ्रेश खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करिए, 950 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करनी चाहिए। जेएसपीएल, चलिए ये हो गए दोनों इंपॉर्टेंट वायदा के नंबर्स, डीएलएफ और जेएसपीएल, जिस पे रिएक्शन अवेटेड आज के लिए। एक इंपॉर्टेंट खबर और आई श्रीराम फाइनेंस रिलेटेड। सतपुते साहब जरा चार्ट स्टडी रखिएगा, आप आ रहा हूं। हर्षदा, क्या न्यूज पे? दरअसल वॉबर्ग पिंकस श्रीराम फाइनेंस का पूरा जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है वो खरीदने वाला है। ये सौदा करीब 4,630 करोड़ में होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक है वैलिएंट और दूसरा ऑफ कोर्स है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस लगभग 83% के आसपास तक की हिस्सेदारी रखता है और वो पूरी तरह से एग्जिट करेंगे और साथ ही साथ वैलिएंट भी अपना पूरा हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। अब ये एंटिटी दरअसल वॉबर्ग पिंकस ओन रहेगी। इस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। सीएलएसए कह रहा है कि इसका फायदा मिलेगा, जो पैसे आएंगे वो अपने बाकी बिजनेसेस में लगाने में श्रीराम फोकस करेगा। आउट परफॉर्मर की रेटिंग 2800 का टारगेट सीएलएसए का है। मॉर्गन स्टैनली ज्यादा ओवरवेट है, 3050 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, चलिए फाइनली कब से अटकलें चल रही थी, नेटवर्क ने कवरेज भी दिया था आपको कितने हॉटली कंटेस्टेड है। इवेंचुअली पी फर्म यूएस की वॉबर्ग पिंकस इसका हाउसिंग फाइनेंस धंधा खरीदेगी। पैसा आएगा जो हो सकता है बाकी धंधों में चैनलाइज करे। खबर इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो सस्ते में बिका, महंगे में बिका या सही वैल्यूएशन पे बिका चार्ट्स पे। लेकिन सतपते साहब कैसा प्लेस भाई श्रीराम फाइनेंस? आशीष जी, देखिए अगर आप श्रीराम फाइनेंस का डेली चार्ट देखें तो एक करेक्शन है जो शुरू हुआ था करीबन 2670 से लेके, और जो कल मुझे लगता है 2300 के आसपास एंड होगा। अगर आप चार्ट देखें तो 2300 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर है जहां पे श्रीराम फाइनेंस खड़ा है फॉर ए रिलीफ रैली। तो मुझे लगता है आज इस न्यूज के चलते एक रैली मिलनी चाहिए जिसका टारगेट इनिशियली होगा 2420 से लेके 2450, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा अगर ये 2360 के ऊपर खुलता है तो सीधी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। तो ये बाय साइड का ट्रेड होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रा सेटअप है, स्टॉप लॉस रखे 2300 के नीचे। ठीक बात। श्रीराम फाइनेंस, चलिए देखते हैं कैसे लिया बाजार ने इस अपने स्पेस की अब तक की सबसे बड़ी डील जो कल अपडेट आया उसको लेकर। गाबा सर ने आज अपना प्रेफर्ड पिक दिया था वेदांता, तो इस पे तो फिर क्वेश्चन उठाने की जरूरत है ही नहीं, किसी से बातचीत करने की जरूरत है नहीं। मैं रिविजिट कर दूंगा गाबा सर का क्या टारगेट्स थे। खबरों में है आज ये स्टॉक। हर्षदा, क्या क्या अपडेट? 16 मई को आशीष कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, परसों। नतीजों के साथ साथ कंपनी दरअसल फंड रेज पर भी विचार करेगी। अब फंड रेज में राइट्स इशू, एफपीओ, इक्विटी एशुएंस, ये तमाम ऑप्शंस हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। वो फंड रेज करती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा कंपनी ड्रास्टिकली अपना डेट कम करना चाहती है, इसीलिए फंड रेज करेगी। इसके अलावा केन को लेकर भी एक अपडेट आया है। यहाँ पर केन के जो गैस के रिजर्व और रिसोर्सेज है उसमें 19% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये भी कंपनी दरअसल एक अपडेट दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फंड रेज वाली जो अपडेट है और उन फंड्स का इस्तेमाल क्लियरली वो डेट कम करने के लिए कंपनी करना चाहेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज। खबरों में
एक तो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स बढ़ गए, केन के इस तरह का अपडेट पहले आया, फिर आया भाई परसों की बोर्ड मीट में ये लोग फंड रेजिंग पे भी विचार करने वाले हैं, डिविडेंड डोल आउट भी पहला इस फाइनेंशियल ईयर का देने को तैयारी हो रही है। तो इन खबरों के बीच में वेदांता बाय साइड का आइडिया गाबा सर ने वैसे ही मेंशन कर रखा है, एक बार वो टारगेट और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा आप लोग। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, 425 430 तक की कर लीजिए तैयारी। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज पे जाऊं उससे पहले एक और बढ़िया सा पिक का तड़का ऐड कर देता हूं। टॉप कॉल्स में पालविया साहब को जोड़िए। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का प्रेफर्ड पिक ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें हमें अशोक लीलैंड पसंद आ रहा है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में देखें तो डेरिवेटिव डेटा में शॉर्ट कवरिंग यहाँ बनते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने एग्जिबिट की है, यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा आज के सेशन में। अपसाइड के टारगेट 208 से 210 तक एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 196 के आसपास। ठीक बात। अशोक लेलैंड, ये है पालविया साहब का आज का टॉप कॉल। तेजी बढ़िया होने की तैयारी। कैश मार्केट के रिजल्ट्स पे चला जाए, गुड बैड एंड अगली की क्लासिफिकेशन के अंडर कविता जी एक काम करिए कि दो फार्मा कंपनीज, सनोफी, हालांकि सनोफी टिकट साइज बड़ा है, फिर भी एक बार चार्ट्स पे, और आरती फार्मा लैब्स करके एक कंपनी, इन दोनों का आप प्लीज चार्ट रेडी रखना। अजदा, गुड बैड अगली। आरती फार्मा के केस में रेवेन्यू में 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 505 करोड़ का ये फिगर है। एबिटा करीब 117 करोड़ पर आया वर्सेस 80 करोड़, वहां पर इंप्रूवमेंट है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, करीब 65 करोड़ के आसपास आती हुई, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है और मार्जिन 16% से बढ़कर करीब 23% पर आए हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है। सनोफी के केस में रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव है, 732 करोड़ के आसपास तक का वो रेवेन्यू आता हुआ आप कह सकते हैं फ्लैट है। मुनाफा जो है वो करीब 136 करोड़ पर आया, यहाँ पर गिरावट है करीब 28% तक की। एबिटा लेवल पर भी अगर आप ध्यान दें तो ये भी करीब 219 करोड़ पर आया है और मार्जिन्स भी हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए करीब 1% के। इसके आगे आप शाले होटल्स रेडार पर रखेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है। 36 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 82 करोड़ पर आता हुआ, रेवेन्यू में भी इजाफा है 24% का, 418 करोड़ के आसपास वो फिगर देखने को मिला है। एबिटा 20% बढ़ा है और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 45% के मार्जिन्स 43.5% के आसपास दिखाई देंगे। आप जेबीएम ऑटो पर भी नजरें रखेंगे। आज जेबीएम के केस में एक थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी करीब 22% घटकर आई है। आप रेवेन्यू देखेंगे तो 11% की गिरावट दिखा रहा है। एबिटा में भी 16% का कॉन्ट्रैक्शन है, मार्जिन्स भी 7.5% से 7.2% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर भी नंबर्स दरअसल थोड़े फीके ही हैं। सारे इंटरेस्टिंग कैश मार्केट के नंबर्स जिस पर रिएक्शंस अवेटेड आज के लिए। आरती फार्मा लैब साल दर साल देखें, क्यू ऑन क्यू देखें, हाईलाइट है मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन। सनोफी साल दर साल गड़बड़ाता हुआ, क्यू ऑन क्यू इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। ऐसे में चार्ट्स पे दोनों स्टॉक्स फार्मा के कैसे प्लेस्ड, कविता जी? आशीष जी, चार्ट्स भी कुछ ऐसे ही डिपिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आरती फार्मा लैब ऑन ऑल द टाइम फ्रेम काफी अच्छे से प्लेस्ड है और एक फ्लैट ब्रेकआउट भी देते हुए दिखा है। जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं काउंटर पे, वो 540 567 तक ये काउंटर अपसाइड मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर पोजिशनिंग है तो 512 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए फॉर 560 के टारगेट के लिए। वेयरएज ऑन सनोफी आप देखें तो ये अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्लोज हुआ है, बट अपने एवरेजेस से काफी नीचे है। यहाँ एक इंडिसाइसिव पैटर्न है। मुझे लगता है यहाँ अभी ऐसा कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता हुआ, वो बेहतर है। आरती फार्म नंबर्स भी अच्छे, क्लियर कट है वर्डिक्ट। सनोफी की कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई ट्रेड वुड लेने का मन नहीं। क्विकली आज के बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज़। हिंडाल्को बिग बॉय आशीष रेडार पर रहेगा। हिंडाल्को के केस में आपको याद होगा फरवरी में इन्होंने मेंशन किया था कि नोवेलिस की लिस्टिंग कराने की तैयारी है। अब जून के महीने तक दरअसल नोवेलिस अपनी आईपीओ प्रोसीडिंग्स पूरी कर लेगा। यूएस में लिस्टिंग की तैयारी है। करीब $1.2 बिलियन दरअसल नोवेलिस के जरिए हिंडाल्को रेज करता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशन करीब $2 बिलियन के आसपास आकी जा रही है, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है।
ऑफ कोर्स प्राइस बैंड के डिटेल्स यहाँ पर अब तक निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूएस में लिस्टिंग होगी, उसका एक रिपल इफेक्ट हिंडाल्को पर भी आता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस है। दूसरी खबरों वाले शहरों में कोची शिपयार्ड, यहाँ पर दरअसल इनको एक यूरोपियन क्लाइंट से 500 से 1000 करोड़ का ऑर्डर लगा है। इनको एक हाइब्रिड एसओवीज डिलीवर करने हैं इनके लिए, तो वो एक स्टॉक रेडार पर। और आरवीएनएल दक्षिण रेल के साथ एक करार इन्होंने किया है, उस लिहाज से ऑर्डर जो जीत रहे हैं वो करीब 240 करोड़ के आसपास का है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। पालविया साहब, कल का सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, जब हम लोग सोशल मीडिया पे लाइव थे, सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आज आपने ऑटो की बात छेड़ दी, पिक आपका अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स को लेकर बहुत सवाल थे, है निकल जाऊं क्या, कई हिम्मत वाले पूछ रहे थे इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढूं क्या। आप लोग ने टाटा मोटर्स के कल उस मैसिव फॉल पे क्या रीडिंग करी, क्या व्यू लेके चल रहे हो टामों पे? तो देखिए, जिनकी ट्रेडिंग पोजीशन है, यस उनको तो पेन जरूर है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिन्हें चाहिए उन्हें तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये करेक्शन में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। स्टॉक जरूर कल के सेशन में देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है, बट अगर इसके मंथली और वीकली चार्ट देखें तो अभी भी स्ट्रक्चर हमें बुलिश लगता है। अब ऑलरेडी प्राइस तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे निकलने से अच्छा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया, उसके आसपास ही कल के लो बने थे 940 945 के आसपास के। अगर उसके नीचे फिसलता है तो जो ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार निकले, अदरवाइज हमें लगता है 940 45 का लेवल होल्ड आउट करता है तो एक पुल बैक जरूर यहाँ बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 985 990 की तरफ लेके आ सकता है। तो वहां एक बार रिव्यू करेंगे, बट हमें लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। 940 का स्टॉप लॉस जरूर है अभी यहाँ से पोजीशन अगर किसी के पास भी होल्ड है उसके लिए। दूसरा स्टॉक गावा सर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब आप बेहतर हमेशा मैप करके देते हो, जोमैटो। आज एक तो टाटा मोटर्स फोकस में था कल की पिटाई के चलते, जोमैटो अपने नंबर्स के बाद सब ब्रोकरेजेस की जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, सीएलएसए 248 के टारगेट्स कह रहे हैं, क्लियर फोकस है क्विक कॉमर्स ग्रोथ पे और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ब्लिंकिट की। बर्नस्टीन 230 का लक्ष्य, आउट परफॉर्मर का कॉल, वो कह रहे हैं इनका कोर बिजनेस फूड डिलीवरी का स्ट्रॉन्ग डिलीवर कर रहा है, ब्रेक इवन माइलस्टोन्स ब्लिंकिट के लिए अचीव करके दिखाएं, सराहनीय नंबर्स है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है लेकिन 180 के टारगेट्स के साथ, वो कह रहे हैं स्टेडी परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू हो रही है। जेफरीज कह रहे हैं 230 का लक्ष्य, नोमुरा कह रहे हैं 225 का टारगेट। सबको बहुत पसंद आया भाई, आपको चार्ट पे पसंद आ रहा है क्या? उनसे जोमेटो को जो हमने देखा है, हाँ। तो करीब 200 के करीब चला गया। 200 में एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, करेक्टिव आ सकता है। अब कुछ महीने 1.5 महीने से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है। 180 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जब तक हम 180 के ऊपर अपसाइड ऑन है, हो सकता है 200 भी पार कर ले, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड इंटैक्ट है, करेक्टिव मोड हो सकता है और 180 स्ट्रांग सपोर्ट जोन बाय डिप्स जोमेटो। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। क्विकली इलेक्शन सिलेक्शन में चल रहा हूं पिक्स पे, उसके बाद वीरू से कुछ हॉट स्टॉक्स जानने चलेंगे। रखिए कविता जी को और गौरांग सर को स्क्रीन पे। कविता जी, प्रेफर्ड पोजिशनल आइडिया। या आशीष जी, सो प्रेफर्ड पोजिशनल आइडिया इंफ्रा दिग्गज एलएनटी पर होगा। तो लार्सन एंड टूब्रो पर अगर आप देखें तो अपने प्रीवियस मूव जो कि 2175 से 3860 का हमने रैली देखा था, उसके 38% रिट्रेसमेंट पर ये स्टॉक अवेलेबल है। अपने हाई से 7-8% गिरा है और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर खड़ा है। मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिखता है। वॉलेटिलिटी के चलते मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉप लॉस 3100 का एज ऑफ ऑन चार्ट पर बनता हुआ दिखता है, बट 2940 तक भी अगर इंट्राडे में ये स्लिप हो तो मुझे लगता है वहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर की साइड ये आपको 3900 4200 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो एलएनटी होगा ये। बिल्कुल ठीक, एलएनटी रेड आप रखिए पोजिशनली। गौरांग सर। तो आशीष जी, विकल्प के रूप में हमने जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों में से एक कंपनी चुनी है हमने, और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके प्रीमियम्स की जो गति है इकट्ठा होने की वो सुधर रही है, और वही आंकड़े दर्शा रहे हैं हमें कुछ कंपनियों के नतीजे जो अब तक हमने देखे हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को पसंद किया है हमने, इस पर कवरेज पहले भी थी,
लेकिन चौथी तिमाही के नतीजे देखने के बाद हमने लक्ष्यांक जो पहले थे उसको ऊपर के तरफ साधा है और करीबन 700 रुपए के लक्ष्यांक की है। और मैं उम्मीद रखता हूँ आशीष के जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता आ रही है जीवन बीमा को लेकर के, न तो सिर्फ हायर सम अश्योर्स कर रहे हैं, हायर सम अश्योर कर रहे हैं तो जाहिर है आपका जो प्रीमियम आउटफ्लो होता है जो आप भरते हैं कंपनी को, वो भी ऊपर की तरफ जाता है। और ये रन रेट नए प्रीमियम्स न्यू बिजनेस की जो रन रेट है आशीष, आने वाले कुछ तिमाहियों में हमारा आकलन ये कहता है कि बहुत ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल 700 रुपए का लक्ष्यांक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ।